शुभ संध्या सभी को। समय को बहुमूल्य मानते हुए हम बिना किसी विलंब के अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, जिस यात्रा को हमने पाषाण काल से प्रारंभ किया था और ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल और महाजनपद काल के इस पड़ाव पर हमने देखा था कि महाजनपद काल में दो काल हुए, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल। मौर्य काल में जो मौर्य वंश के राजा थे उनका शासन के बारे में पढ़ा था, एवं जो मौर्योत्तर काल था वो अंतिम मौर्य शासक अर्थात बृहद्रथ के बाद का जो कालखंड कहलाएगा वो किस में आएगा, मौर्योत्तर काल में 185 बीसी के पश्चात की घटना है। ठीक है, तो हमने देखा था कि मौर्योत्तर काल में प्रमुख जो वंश हुए वो तीन तरह के वंश हुए, ब्राह्मण वंश, गैर ब्राह्मण वंश और विदेशी वंश। ठीक है, तो जो ब्राह्मण वंश हुए उसमें पड़ा था शुंग वंश, कण्व वंश और सतवाहन वंश। प्रमुख राजाओं के बारे में भी बताया था। इस बात पर आप ध्यान दें कि जो शुंग राजा थे या पुष्यमित्र शुंग थे, स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने बौद्ध मठों में जाकर बहुत सारा नरसंहार किया था। मैंने बताया था कि जो ग्रीक सैनिक थे वो बौद्ध भिक्षु के वेश में मठों में प्रवेश कर गए थे और योजना बना रहे थे भारतवर्ष पर आक्रमण करने की। ठीक है, तो जब अपने गुप्तचरों से इसकी सूचना मिली थी पुष्यमित्र शुंग को, तो उन्होंने बृहद्रथ से इसकी आज्ञा मांगी थी कि जो मठ हैं उनको बारे में खोजबीन करना चाहिए, लेकिन बृहद्रथ ने आज्ञा देने से मना कर दिया था और इसी कारण से पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या भी कर दी थी। तो ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग थे वो बौद्धों के विरोधी थे, कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। लेकिन जब हम बाद के इतिहास को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जहां बौद्ध स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाया था, उन्हीं का पुनर्निर्माण करवाया था शुंगकालीन राजाओं ने। ठीक है, वो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें जो बौद्ध भिक्षु थे उनका नरसंहार करना पड़ा, क्योंकि वो कोई वैद्य भिक्षु नहीं थे, बल्कि उनके रूप में, उनके भेष में कौन थे, ग्रीक सैनिक थे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाद के इतिहास में एक स्तूप प्राप्त हुआ जिसे कहा गया भरउत के स्तूप, जो कि सतना में स्थित है। जो भरउत के स्तूप है वो सतना में प्राप्त हुए हैं। एक बौद्ध कालीन स्तूप है, मौर्य कालीन स्तूप है, लेकिन इनका जो पुनर्निर्माण करवाया वो शुंग कालीन राजाओं ने करवाया, तथा इनकी जो खोज हुई थी भरत के स्तूप की वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी 1873 में। ठीक है, 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भरत के स्तूपों की खोज की। इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया है कि अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा कौन से स्तूपों की खोज हुई, या भरत के स्तूप कहाँ पर स्थित हैं, या भरत के स्तूपों की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873। इसके अलावा शुंगकालीन राजाओं ने, जब आप सांची के स्तूप को कभी विजिट करें, मौका मिले तो जरूर करिएगा, तो वहाँ पर देखिएगा कि जो स्तूप है उसके चारों तरफ चहरी दीवार और जो प्रवेश द्वार है उसका निर्माण भी शुंगकालीन राजाओं ने करवाया था। ठीक है, अर्थात हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शुरुआती जो पुष्यमित्र शुंग या और भी अन्य राजा हुए वो भले ही कट्टर सनातनी थे, कट्टर ब्राह्मण वंश के थे, विष्णु के उपासक थे, लेकिन उन्होंने जो नरसंहार किया था बौद्ध भिक्षुओं का, उसके पीछे कहीं ना कहीं देश हित सर्वोपरि था। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं गैर ब्राह्मण वंश। गैर ब्राह्मण वंश में नागवंश, बोधि, आवीर और मगवंश, जिसमें हमने देखा था कि जो नागवंश के अंतिम शासक हुए थे गणपति नाग, उनको हराया था समुद्रगुप्त ने। ठीक है, हम इसलिए बता रहे हैं समुद्रगुप्त या अन्य गुप्त राजाओं के बारे में क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो गुप्त काल ही आएगा। तो हम देखेंगे कि कैसे नागवंश के राजा थे गणपति नाग, उनको पराजित किया था समुद्रगुप्त ने, अर्थात उस वाले क्षेत्र पर कब्जा किया होगा और वहाँ पर गुप्त साम्राज्य की स्थापना की होगी। इसके अलावा जो शक थे, शक क्षत्रप में एक शाखा थी कार्दमक शाखा, उसमें रुद्र सिंह तृतीय हुए थे। मैंने बताया था राजा रुद्र सिंह तृतीय जो कि अंतिम कार्दमक वंश के शक क्षत्रप थे, उनको पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने। अर्थात इस वाले क्षेत्र को भी किसने अधिकृत कर लिया, गुप्त साम्राज्य ने। ठीक है, गुप्त राजाओं ने। चलिए इसके बाद मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त काल। गुप्त काल काफी रुचिकर होगा। उसका प्रमुख कारण यही है कि इस काल को अर्थात गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है।
सबसे ज़्यादा उन्नति इसी युग में हुई, चाहे आप देखें आर्थिक उन्नति या फिर देखें सामाजिक उन्नति या देखें हम साहित्यिक और शिक्षा की उन्नति। चलिए देखते हैं, ठीक है। जो गुप्त काल चला वो महाजनपद काल के बाद अर्थात 300 एना डोमिनी से लेकर 550 एना डोमिनी तक चला, ठीक है। इस कालखंड को गुप्त काल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें प्रमुख जो साम्राज्य था वो किसका था, गुप्त वंश का। इसके अलावा जो अन्य वंश हुए इसी कालखंड में वो हुए परिव्राजक वंश, उच्चकल्प वंश, पांडु वंश, होलिकर वंश और वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के बारे में मैंने पहले बताया था। जो आविर वंश के राजा थे ईश्वर सेन, वो सतवाहनों के अधीन थे, लेकिन उन्होंने अंत में वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये मैंने बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे परिव्राजक और उच्चकल्प वंशों के बारे में। परिव्राजक का अर्थ समझिए। परिव्राजक अर्थात उन्हें कहा जाता है ऐसे सन्यासी जो भ्रमण किया करते हैं, उन सन्यासी को क्या कहा जाता है, परिव्राजक। तो परिव्राजक महाराज कहा गया परिव्राजक वंश के एक राजा थे सुशर्मन को। उसका प्रमुख कारण यही था कि ये प्रमुख रूप से राजा ना होकर एक प्रकार से सन्यासी ही थे, जिन्हें सत्य का ज्ञान हुआ और इसके अलावा विज्ञान की 14 शाखाओं का इन्हें ज्ञान था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो राजा सुशर्मन हुए जो किस वंश के थे, परिव्राजक वंश के। इनका जो मूल स्थान था वो था पन्ना, वर्तमान में बुंदेलखंड, या हम कहें कि उस समय का जो बुंदेलखंड क्षेत्र था वो परिव्राजक वंश का साम्राज्य का क्षेत्र था। तथा चाहे परिव्राजक वंश की बात करें या उच्चकल्प वंश की बात करें, ये गुप्तों के क्या थे, सामंत थे। सामंत का अर्थ होता था बड़े जमींदार, जो बड़े जमींदार रहते थे उनके लिए कहा जाता था सामंत। तो जो गुप्त वंश के राजा हुए उन्होंने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए, अपने प्रशासन को चलाने के लिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने सामंतों की नियुक्ति की थी। तो जो परिव्राजक वंश के राजा थे या उच्चकल्प वंश के राजा थे, ये क्या थे, सामंत थे। किनके, गुप्त वंश के राजाओं के, ठीक है। तो परिव्राजक वंश के जो प्रमुख राजा हुए उसमें हुए हस्तिन। उन्हें हस्ती भी कहा जाता है कहीं कहीं पुस्तकों में, और कहीं कहीं उनको हस्तिन या हस्ती कहा जाता है, ठीक है। तो जो राजा हस्ती है, इनका जो राजधानी थी वो थी नागौद। वर्तमान में नागौद सतना में स्थित है। नागौद इनकी राजधानी थी। इसके अलावा इनके जो पुत्र हुए वो हुए संक्षोभ, राजा संक्षोभ, जिनका ये माना जाता है डावाल क्षेत्र, डावाल अर्थात वर्तमान विंध्यांचल क्षेत्र को डावाल क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ के 18 वन राज्यों पर इनका कब्जा था। किनका, राजा संक्षोभ का। और इसके अलावा दूसरा जो इन्हीं के समकालीन वंश हुआ वो हुआ उच्चकल्प वंश। दोनों सतना में ही स्थित थे। जो उच्चकल्प वंश था और जो परिव्राजक वंश था, इन दोनों का जो राज्य की सीमा निर्धारित करता था उसके लिए एक शिलालेख स्थापित किया गया था जिसे कहा जाता है भूमरा का शिलालेख। इसमें जो प्रमुख राजा हुए वो हुए जयनाथ और सर्वनाथ। जयनाथ के साक्ष्य जो प्राप्त हुए जयनाथ से संबंधित वो कटनी के ताम्रपत्र में प्राप्त हुए। ताम्रपत्र का अर्थ ये होता है कि जो तांबे के स्ट्रिप होते हैं उन पर कुछ लिखा हुआ होना वो कहलाएगा ताम्रपत्र। जैसे ताड़पत्र भी होता है, ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते होते थे उन पर कुछ लिखा होता था। प्राचीन काल में पांडुलिपि वगैरह उन्हीं पर लिखी जाती थी। तो जो कटनी में ताम्रपत्र में राजा जयनाथ का उल्लेख है और उनके पुत्र हुए सर्वनाथ। तो जो सर्वनाथ थे वो राजा परिव्राजक वंश के राजा हस्ती के समकालीन थे, ऐसा उल्लेख है भूमरा शिलालेख में। अब भूमरा शिलालेख जो था वो दोनों की सीमा निर्धारित करता था, अर्थात उच्चकल्प वंश के और परिव्राजक वंश दोनों की सीमा निर्धारित करता था भूमरा शिलालेख, ठीक है। और जो उच्चकल्प वंश के राजा हुए इनकी जो राजधानी थी वो थी उचहरा, या हम कहें उचहरे का प्राचीन नाम था उच्चकल्प, ठीक है, जो कि सतना में स्थित है। अर्थात दोनों क्षेत्र, उचहरा इनकी राजधानी थी सतना में ही और परिव्राजक वंश के राजाओं की राजधानी थी नागौद सतना में, ठीक है। और इसके अलावा जो सर्वनाथ थे वो हस्ती के समकालीन थे, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें भूमरा शिलालेख में। एक और ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसे खोए ग्राम का ताम्रपत्र कहा गया, वो भी सतना में ही प्राप्त हुआ है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जो राजा हस्ती थे वो
बुद्धगुप्त, अभी हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के राजाओं के बारे में, परवर्ती गुप्त वंश के राजाओं के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे बुद्धगुप्त के बारे में और एरण का भी उल्लेख आएगा उसमें, ठीक है। बराह मूर्ति का जो उल्लेख आएगा वो एरण से संबंधित होगा और बुद्धगुप्त से भी संबंधित होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो खोयग्राम का ताम्रपत्र है उसमें इस बात का उल्लेख है कि जो राजा हस्ती थे वो बुद्धगुप्त के सामंत थे, और उस उल्लेख में या उस ताम्रपत्र में उनको क्या कहा गया है, गुप्त नृप राज भुक्तो, अर्थात गुप्त अर्थात गुप्त राजा, नृप अर्थात राजा, राज अर्थात साम्राज्य, और भुक्तो मतलब उनका सेवन करने वाला। तो ये किसके सामंत थे, बुद्धगुप्त के, राजा हस्ती। इस बात का उल्लेख कहाँ पर है, खोयग्राम के ताम्रपत्रों में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि परिव्राजक वंश की राजधानी थी नागौर और उच्चकल्प वंश के राजाओं की राजधानी थी उच्चैहरा। उच्चैहरा जो कि मूल नाम इसका पहले उच्चकल्प था और इसी के नाम पर वंश का नाम पड़ा था, उच्चैहरा सतनाम है, ठीक है। और जो भूमरा शिला स्तंभ है वो उच्चैहरा से 14 किलोमीटर दूर स्थापित किया गया था, जो दोनों राज्यों की सीमा को निर्धारित करता था। इसके बाद आया पांडुवंश। पांडुवंश का इतना उल्लेख नहीं है, लेकिन पांडुवंश की दो शाखाएं थी, एक थी मैकल के पांडु और दूसरे थे कौशल के पांडु। कौशल अर्थात वर्तमान छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, ठीक है, और जो मैकल था वो वर्तमान में मैकल के पांडु का वंश के राजाओं का जो क्षेत्र था वो कहाँ पर था, हमारे अमरकंटक में। वर्तमान जो अमरकंटक क्षेत्र है उस क्षेत्र पर मैकल के पांडुवंश के राजाओं का शासन था। तो जो कौशल पांडु थे उनके जो संस्थापक थे वो राजा उदयन थे, और इनके जो पांडुवंश के मैकल के पांडुवंश के राजा थे वो थे जयवल। जो मैकल के पांडु थे उनके संस्थापक थे राजा जयवल, जिनका उल्लेख मिलता है बामानी ताम्रपत्र में, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक क्षेत्र में मैकल क्षेत्र में संस्थापक माने जाते हैं पांडुवंश के, ठीक है। जबकि कौशल के पांडु वंश में जो संस्थापक माने गए वो थे राजा उदयन, और इनका जो शिलालेख मिला है वो कालिंजर से मिला है, वर्तमान यूपी में स्थित है कालिंजर, ठीक है। और जो रीवा रियासत के मैकाल के जो राजा थे उन्हें मैकाल के पांडु कहा गया, ठीक है। और इन्हीं में राजा जयवल के बाद और भी अन्य छोटे छोटे राजा हुए, जिनमें वत्सराज थे, उनका विवाह हुआ था द्रोणभट्टिका से, और जो पुत्र हुआ उसे नागवल कहा गया, उसका नाम था नागवल, ठीक है। और इसी के बाद अंत में अंतिम जो शासक हुए थे वो हुए थे भरतबल, अर्थात प्रथम शासक थे जयवल और अंतिम शासक थे भरतबल। तो हम देखते हैं तीनों परिव्राजक वंश के जो प्रमुख राजा वो हस्ती और संचो, ठीक है। जो उच्चकल्प वंश के राजा हुए उसमें प्रमुख जयनाथ और सर्वनाथ, ठीक है। और जो पांडु वंश के मैकल पांडु हुए उनमें प्रमुख थे राजा भरतबल, नागवल और जयवल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अब इसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे गुप्त काल के अन्य वंशों के बारे में, जिनमें गुप्त वंश, ओलिकर वंश और वाकाटक वंश के बारे में, ठीक है। इसमें जो सबसे उल्लेखनीय है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है कि जो राजधानी क्षेत्र हैं विभिन्न राजाओं के वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।